सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, चूंकि जेई मेन का फॉर्म चल रहा है, अब लास्ट डेट भी आने वाला है। पर क्या होता है ना, जब हम जेई मेन का फॉर्म भरते हैं तो एक ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो हमें काउंसलिंग में जाके परेशान करती हैं। मैं तो पिछले कई सालों से काउंसलिंग बच्चों का करा रहा हूँ, एडमिशन में पूरी तरीके से हेल्प करता हूँ। और मैंने इस बात को बहुत ही गहरे लेवल पे जाके महसूस किया है कि बच्चा फॉर्म भरते टाइम गलती कर देता है और उसका परिणाम उसे काउंसलिंग में जाके भुगतना पड़ता है। और उस टाइम पे हम जैसे काउंसलर्स या हम लोगों को पता होते भी हम उनको कुछ दिशा नहीं दे पाते हैं, हम उनके लिए कुछ सजेशन नहीं दे पाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो अर्लियर। तो चलो भाई, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें हमें यही देखना है कि जेईई मेन का फॉर्म भरते टाइम कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और अगर आप ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन आप देख लेना कि कहीं आपने गलती तो नहीं किया। अगर आप अभी गलती किए होगे तो करेक्शन में जाके उसे आप एडिट कर सकते हो, कोई बात नहीं। इवन कई कुछ गलतियां तो ऐसी हैं जो रिजल्ट आने के पहले 3 दिन पहले फिर से करेक्शन पोर्टल ओपन होता है। मतलब पिछले साल तो हुआ था, उससे पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये लोग कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि तुम उसमें भी जाके एडिट कर सकते हो। और क्या क्या समस्या है अभी तुम समझना। अभी क्या है कि कुछ बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज संदीप भैया, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और मैं पिछले कई सालों से काउंसलिंग कर रहा हूँ, हर साल हजारों बच्चों को एडमिशन दिलाता हूँ। और अगर तुम्हारी बहुत लो से लो परसेंटाइल भी है ना, तो भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेजों की तो कमी ही नहीं है ना। हर शहर में दबा के प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं। बट ये अभी बाद की बात है। अभी फिलहाल में तुम्हें फोकस करोगी कितना ज्यादा, कितना अच्छा से अच्छा परसेंटाइल या कितना अच्छा से अच्छा रैंक लेके आया जाए। क्योंकि जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज, सिंपल सा एक फंडा समझ के चलना। और अब से लेके तुम्हारे काउंसलिंग तक मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन मत लो। तो गाइज, कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला ये बड़ी नहीं, सारी प्रॉब्लम छोटी हैं जिसको हमें भरते टाइम ध्यान में रखना होता है। जैसे कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में बच्चा परेशान रहता है, रिजर्वेशन पॉलिसी में परेशान रहता है। क्योंकि मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि अगर अभी तुम्हारे पास, तुम अगर अभी फॉर्म भर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि भैया मैं ईडब्ल्यूएस बनवा सकता हूं, लेकिन अभी क्या है, मेरे पास ईडब्ल्यूएस है नहीं, अभी मैं जनरल ही हूं, लेकिन मैं चाहूं तो बनवा सकता हूं, तो मैं मुझे अभी ईडब्ल्यूएस डालना चाहिए या जनरल डालना चाहिए। तो देखो, अगर 1% भी चांस है ना कि तुम ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हो, तो उस केस में तुम्हें अभी ईडब्ल्यूएस ही डालना चाहिए। अगर बाद में ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, तुम जनरल में कन्वर्ट हो जाओगे, उसके लिए परेशान मत होना। तो इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। 75% क्राइटेरिया को लेकर कई लोग मैं देख रहा हूँ जेई मेन का फॉर्म भरने से डर रहे हैं कि मेरा 75% नहीं है तो क्या मुझे जेई मेन भरना चाहिए। हाँ भाई, भरना चाहिए, तभी भरना चाहिए। और कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट तो भर ही नहीं रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट भरिए। ज्यादा से ज्यादा आपके 900 रुपए ही तो जाएंगे, ठीक है। और पेमेंट फेलियर, कुछ लोगों के पेमेंट में, कुछ लोगों का दो दो बार पेमेंट हो जा रहा है। मतलब पेमेंट करने के बाद से पेमेंट फेल हो जा रहा है और बाद में पता चल रहा है कि फिर से वही पोर्टल दिखा रहा है कि आप फिर से पेमेंट करिए। अगर पेमेंट फेल हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। और कुछ लोगों के 10th के मार्कशीट में और आधार कार्ड के नाम पे, आधार कार्ड का नाम मिसमैच है, तो ऐसे केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए एक एक प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मैं जेई मेन के बारे में बता दूं तो भाई 1 तारीख से ही अपना एप्लीकेशन शुरू है और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने भर दिया होगा। और कुछ लोग अभी पीछे चल रहे होंगे, तो उनसे भी कहूंगा कि फटाफट भर लीजिए। क्योंकि 30 तारीख को रात के 9 बजे भाई लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। और आपका एग्जाम जो होगा 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में होने वाला है। और एग्जाम का जो सिटी है कि आपको कौन कौन से सिटी में एग्जाम देने को मिलेगा, ये भाई साहब जनवरी के सेकेंड वीक में आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं आपको कि इस बार ना सेंटर चूज करने में ना बड़ा दिक्कत है। पहले क्या होता था, हम लोग के टाइम में ऐसा रहता था कि हमारा अगर करंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों अलग अलग भी है ना, तो भी हम ऑल ओवर इंडिया में, या सेम भी है तो भी, मतलब एड्रेस से फर्क नहीं पड़ता था। हम अपने हिसाब से सेंटर क्या करते थे, चूज कर लेते थे ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर जगह। जहां हमें हमें लगता था कि भाई हम जनवरी में यहाँ रहेंगे तो हम यहाँ चूज कर लिए। और अगर मुझे लग, जैसे मान लो मैं हैदराबाद का बंदा हूँ और मुझे पता है कि जनवरी में मैं हैदराबाद रहूंगा, तो मैं हैदराबाद चूज कर सकता था अगर मैंने अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस बिहार का डाला है तो भी। लेकिन अब क्या है ना कि आप जो करंट एड्रेस डालोगे उसी सिटी में दिखाएगा आपका सेंटर, सेंटर उसी सिटी के आसपास दिखाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप
परमानेंट वाला डालो, पर करंट एड्रेस आपको वही डालना है जहां आप जनवरी में, मतलब जहां एग्जाम देने जाना चाहते हो, जहां पे आप रह रहे हो। ये बात, इस बात का ध्यान रखना। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 3 दिन पहले आ जाएगा, जैसे ही आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, और उसके बाद तो रिजल्ट आपका 12 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फीस की, तो भाई पेपर 1 में जनरल मेल के लिए 1000 रुपए, फीमेल के लिए 800 रुपए, ओबीसी के लिए 900 रुपए, और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो दोगुना कर लेना है ना। अगर अभी भरना चाहते हो कि भैया मैं अप्रैल अटेम्प्ट और जनवरी अटेम्प्ट दोनों भर देना चाहता हूं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये सब तो आप देख ही रहोगे, ठीक है। तो अगर मैं अब बात करता हूं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी की, तो देखो जेईई मेन में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है, क्योंकि हमें से पता है कि आईआईटीज में तो कोई स्टेट का रिजर्वेशन नहीं है, पर एनआईटीज में क्या है ना, एनआईटीज में क्या है, 50% का रिजर्वेशन है। एनआईटीज में 50% का स्टेट का कोटा लगता है। तो इस केस में क्या है, इस केस में आपने जहां से 12th करी है वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा, चाहे आपका डोमिसाइल जो भी हो। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब क्या है ना कि अब चूंकि रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत तगड़ी है, ओबीसी का 27% रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस का 10%, एससी का 15%, एसटी का 75% और पीडब्ल्यूडी का लगभग 5% के आसपास का रिजर्वेशन है। तो अगर ओबीसी हो और आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट अभी नहीं है, पर अगर आपको लग रहा है कि बन सकता है, तो आप अभी ओबीसी ही डालना, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं जा रहा है। और अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं बनवा लूं, तो बनवाने की भी जरूरत नहीं है। अभी ये सर्टिफिकेट आप मत बनवाना, आप 1 अप्रैल के बाद का बनवाना। कब बनवाना? 1 अप्रैल के बाद ही बनवाना, क्योंकि काउंसलिंग में जो ये मांगेगा ना, न्यू फाइनेंशियल ईयर का मांगेगा, है ना। आपका इनकम भी मांगेगा, डोमिसाइल भी मांगेगा, और ए भी मांगेगा, क्या कहते हैं, इनकम भी मांगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगेगा। तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, न्यू फाइनेंशियल ईयर के का होना चाहिए। तो अभी कुछ नहीं बनाना है। अगर अभी आपको लग रहा है कि भैया मैं ओबीसी हूं, पर मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा भैया, आप अभी ओबीसी डाल दो। अगर ओबीसी बन जाएगा तो आप ओबीसी बने रहना। अगर ओबीसी आपसे गलती से नहीं बन पाता है किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो बाद में आप जनरल में कन्वर्ट हो जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम रिजर्वेशन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे यूपीटीयू हो गया, एमपी का एमपीडीटी हो गया, है ना, ये सब क्या करते हैं, जेईई मेन के मार्क्स के आधार पे या जेईई मेन के रैंक के आधार पे एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं। इन लोगों ने क्या किया, अब अपना एग्जाम बंद कर दिए। जैसे यूपी में यूपी 2 होता था, यूपी 2 बंद हो गया। अब यहाँ डायरेक्टली जेईई मेंस के आधार पर काउंसलिंग होती है, जेईई मेंस के रैंक के आधार पर काउंसलिंग कराई जाती है। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग स्टेट में ओबीसी हैं और सेंट्रल में जनरल हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि जब आपका, जैसे अगर आप सेंट्रल में जनरल हो, जेईई मेन सेंट्रल लेवल का फॉर्म है, आपने सेंट्रल में जनरल डाल दिया, अब जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें ओबीसी रैंक नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ सीआरएल रैंक आएगी। तो इस केस में अगर आपको स्टेट में बैठना होगा, तो उस केस में आपको ओबीसी कैसे बनना है, ओबीसी का जो आपका रिजर्वेशन है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये बड़ी समस्या हो जाती है। हालांकि पहले मतलब जब इन्होंने स्टार्टिंग में किया था तो उस टाइम पे तो कुछ खास समाधान नहीं था, पर इसका समाधान हो गया है। जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कुछ और आते हो और यूपी गवर्नमेंट के अंदर में कुछ और आते हो, तो उस समस्या का समाधान क्या होगा, आई विल टॉक ऑन दैट पॉइंट। बट अभी के लिए फिलहाल में आप जो भी हो, अगर आपको लग रहा है कि जैसे आप कुछ लोग जनरल हैं पर ईडब्ल्यूएस उन्होंने अभी तक बनवाया नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हो, तो डायरेक्ट आंख बंद करके ईडब्ल्यूएस डाल देना, क्योंकि रिजर्वेशन का तगड़ा फायदा है। अगर तुम यकीन ना मानो तो 2023 में देखो, 2023 में जनरल का 90.77 परसेंटाइल गया था, और ईडब्ल्यूएस का 75 परसेंटाइल गया था। मतलब ये भी वही लोग हैं, ये भी जनरल है, ये भी जनरल है, लेकिन इन्होंने एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रखा है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बहुत ज्यादा मतलब फायदा आपको होने वाला है। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ओबीसी जैसे मतलब इनका कट ऑफ जा रहा है। अगर मैं बात करूं ना, ये पिछले कुछ साल के डेटा है, अगर मैं बात करूं भाई 2022 की, तो 2022 में इनका 88.41 गया था जनरल का, तो ईडब्ल्यूएस का 63 गया था, ओबीसी से भी कम गया था। क्या समझे, ओबीसी से भी कम गया था। अब कम क्यों गया था, क्योंकि 2021-22 मतलब 2019 में पहली बार आया था ईडब्ल्यूएस वाला, तो 20-21 में थोड़ा कम था। अब ईडब्ल्यूएस लोग ज्यादा बनवा ले रहे हैं, पहले ज्यादा पता नहीं था। बट ठीक है, चलो एक कट ऑफ से तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि रिजर्वेशन का कितना ज्यादा फायदा है। जहां जनरल को 90% लाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए, एडवांस में जाने के लिए, वहीं ओबीसी को 73, एससी को 51 और एसटी को 37 लेके आना पड़ता है। तो आइडिया तो तुम्हें लग ही गया होगा। अच्छा, जो लोग अब अगर बात करते हैं भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों बैठना चाहिए, तो देखो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला,
मोस्टली लोगों का प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, आई थिंक यू आर एग्रीड। दूसरा, क्योंकि मोस्टली लोग सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे होते हैं। और दूसरा, फर्स्ट अटेम्प्ट में कम लोग बैठते हैं, तो हमारी जो परसेंटाइल होती है अच्छा आने का चांस रहता है, और इसके बेसिस पे जो फाइनली रैंक बनता है वो भी अच्छा खासा हमें अच्छा बेटर देखने को मिलता है। मतलब अगर मैं सेम मार्क्स लेके आऊं, अगर मतलब ये चीज देखा गया है, जो अनुमानतः देखा गया है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 नंबर पर मान के चलते हैं 75 परसेंटाइल बन रहा है, तो ये 80 नंबर तक चला जाता है सेकेंड अटेम्प्ट में, वही 75 परसेंटाइल बनाने के लिए, या 75 टू 80 मार्क्स तक लेके आने पड़ सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर करना इजी होता है, ठीक है, मार्क्स भले ही स्कोर हो या ना हो बहुत अच्छा, लेकिन उसके बिहाफ पे जो परसेंटाइल अलॉट होती है वो अच्छा अलॉट हो जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपको जरूर देना चाहिए। क्योंकि एक आप ही नहीं हो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो बैठ के देखो। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि ये समझ लेना कि आप एग्जाम से पहले एक एग्जाम दे रहे हो, एक ट्रायल दे रहे हो, जिसमें आप ये देख रहे हो कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। इससे आने वाले वक्त में जो आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा, उसके लिए एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस तैयार हो जाएगा कि भैया मैं यहाँ वीक हूँ, यहाँ स्ट्रांग हूँ, एक और मौका आपको दिया जा रहा है। वैसे मैं सच कहूँ तो मेरी कोई माने तो मैं तो कहता हूँ भाई जनवरी अटेम्प्ट में जी जान लगा दो, क्योंकि जब हम जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल लेके आ जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, क्योंकि फिर तो मतलब ठीक है, फिर तो लगता है आप फाड़ देंगे। तो ये जरूरी है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जो लोग 75% क्राइटेरिया के चक्कर में फॉर्म नहीं भर रहे, मैं उनको बोल दूं कि देखो 75% सिर्फ आईआईटी और एनआईटी के लिए है ना, स्टेट गवर्नमेंट में जाने के लिए नहीं है। तो आप जेई मेन का फॉर्म भर सकते हो, चाहे आपका 75% बोर्ड में हो या ना हो, आप भरो। और उसके बाद जब आपको स्टेट लेवल में जाना होगा, जैसे यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर चंडीगढ़ पंजाब साइड के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अगर आपको लेना होगा, तो वहां पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो विदाउट 75% के क्राइटेरिया में। काउंसलिंग में जेई मेन के रैंक की, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग में आपको जेई मेन के रैंक की जरूरत पड़ेगी। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि जेई मेन के रैंक के आधार पर जे आईआईटी एनआईटी के अलावा और कहां कहां एडमिशन लिया जा सकता है, वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा। पर अभी के लिए आप ये समझ लो कि 75% नहीं भी है तो भी जेई मेन देना ही देना है, अगर इंजीनियरिंग करने का मूड है तो। अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो जेई मेन तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर किसी का पेमेंट फेल हो जाए तो देखो, अगर पहला पेमेंट फेल हो गया ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें सबसे पहले उन्हें एक मेल लिख देना चाहिए, और उसमें अपना रिसीट डाल देना चाहिए, और किस अकाउंट नंबर से तुमने किया है वो अकाउंट नंबर दे देना, ताकि उसमें रिफंड आ जाए। और दूसरा, अगर फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपको फिर से एक बार मतलब थोड़ी देर रुक के, ऐसा नहीं कि डेट निकलने के बाद, विद इन द डेट यू हैव टू पे अगेन, फिर से आप पे कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेमेंट फेल हुआ है ना, उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचा ही नहीं है, तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब जो उनके बैंक अकाउंट तक अगर नहीं पहुंचा है ना, तो वो चीज आपको वापस दे दी जाती है 3-4 बिजनेस डे में। बाकी आप एक बार उनसे मेल पे इसको उनसे बात कर सकते हैं। अगर नहीं भी रिप्लाई आए तो भी आप एक बार फिर से पेमेंट कर दीजिएगा, वो पेमेंट मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, जब तक जितना केस अब तक मैंने अपने लाइफ में देखा है। उसके बाद अगर किसी के आधार और उसमें मिसमैच है ना 12th के नाम में, तो देखो जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां हमें एक आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भाई ये मेरी आईडी प्रूफ है, तो उसमें ओरिजिनल दिखाना पड़ता है। तो लोग आधार कार्ड ले जाते हैं, तुम चाहो तो पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ठीक है। मान लो आधार में अगर नाम मिसमैच हो गया तो सुधरवा लो, अगर नहीं सुधर रहा है एग्जाम तक तो कोई बात नहीं, तुम पैन कार्ड लेके चले जाना, वोटर आईडी कार्ड लेके चले जाना, राशन कार्ड लेके चले जाना, निवास प्रमाण पत्र लेके चले जाना, देयर आर मैनी ऑप्शंस, ठीक है। तो तुम कोई भी लेके चले जाना जिससे ये पहचानो कि ये बंदा तुम ही हो, ठीक है। तो ये चीज है बस जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा करेक्शन के बारे में। अगर किसी से गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, अभी करेक्शन का डेट आएगा, जैसे ही करेक्शन का डेट आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो करेक्शन के लिए परेशान मत हो, मोस्टली चीजें ठीक है, सेंटर वेंटर चेंज हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें सही होना चाहिए, आपका नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मतलब
कुछ जेन्युइन चीजें, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी की सारी सही होनी चाहिए, बाकी तो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, उसके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही करेक्शन आएगा आई विल टेल यू। बाकी अगर कोई जेईई मेंस के फिजिक्स का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो भाई साहब एक फ्री बैच भी आने वाला है, फ्री बैच भी आने वाला है, और हमारा ऑलरेडी जेईई मेन फिजिक्स का बैच चल रहा है, बेसिक टू एडवांस लेवल का, जिसमें आपको साथ ही साथ करियर गाइडेंस भी मिलेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जेईई मेन के लिए भाई, जेईई मेन के मार्क्स के आधार पर जेईई मेन ना अमृत है, अमृत। और इसके आधार पे अगर मैंने उन लोगों का भी एडमिशन कराया है जिन्होंने पेपर खाली छोड़ के आया है, मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था उनका भी एडमिशन हो गया था, क्योंकि उन्होंने आके मुझसे सलाह ली थी कि भैया मैं कहां अप्लाई करूं। इतने सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, नॉट ओनली इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, इवन इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यू कैन गेट एडमिशन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पेपर खाली छोड़ गया ना, नहीं। सिंपल सा रूल है, जितना बढ़िया मार्क्स, जितना बढ़िया रैंक, उतना बढ़िया कॉलेज, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। कोई बात नहीं, तुम लोग अभी पढ़ाई करो, और उसके बाद जैसा तुम्हारा रिजल्ट आएगा देखते हैं कि आगे तुम्हें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बाकी इस चैनल को आप फॉलो करते रहना ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड हर एक अपडेट पॉइंट टू पॉइंट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।